हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम जीव विज्ञान की क्लास में जो हस्तलिखित नोट्स था हम उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने विटामिन तक कंप्लीट किया था। तो आज विटामिन के प्रकार के बारे में बताया था और ये कितनी प्रकार का होता है, इसके डिटेल्स के बारे में आज हम इसको पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। रिवीजन करते हैं कि हमने कहाँ से क्या विटामिन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो चलो पढ़ते हैं, विटामिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो विटामिन क्या है? विटामिन जो है ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम विटामिन का होता है। विटामिन के खोजकर्ता जो थे ये कैसिमर फंक थे, जो 1912 में विटामिन की खोज किया था। विटामिन के प्रकार विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन में आता है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के आता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केडा कहते हैं। शरीर के द्वारा निर्मित विटामिन में विटामिन डी और विटामिन के जो हैं ये हमारे शरीर के द्वारा निर्मित होते हैं। विटामिन डी ये त्वचा के अंतर्गत बनता है, वही विटामिन के जो है बड़ी आंत में बनता है। विटामिन का संचय एवं संश्लेषण यकृत में होता है। विटामिन का संचय और अथवा संश्लेषण जो होता है ये यकृत में होता है। विटामिन का रासायनिक नाम, तो हम ये ट्रिक के माध्यम से विटामिन के रासायनिक नामों को याद करेंगे और फिर एक एक विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो विटामिन के रासायनिक नामों में है रथ एक टॉफ़ी है। तो कैसे याद करेंगे? रथ एक टॉफ़ी है, रा से रेटिनॉल विटामिन ए रासायनिक नाम है, जैसे कि रा से रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन बी के रासायनिक नाम था से थायमीन, और ए से एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी के रासायनिक नाम है। वही का से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई के रासायनिक नाम है, और फा से फिलोक्विनोन या नेप्थाक्विनोन कहा जाता है, ये विटामिन के रासायनिक नाम हैं। विटामिन बी के समूह जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा ऐसे याद करेंगे। था से थायमीन होगा, विटामिन बी1 का नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, था से थायमीन, और रा से होगा राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी2 के रासायनिक नाम। न्यू से जैसे थोड़ा न्यू से होगा नियासिन ये विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। पैंट से पेंटाथेनिक अम्ल जो होगा ये विटामिन बी5 का रासायनिक नाम, और पर से पायरिडॉक्सिन होगा ये विटामिन बी6 का रासायनिक नाम, और बायोटीन जो विटामिन बी7 या बीएच होगा। सा से साइनो कोबालामीन होता है, सा से साइनो कोबालामीन ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। अब हम यहाँ से एक एक विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसका स्रोत, रासायनिक नाम, है ना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो विटामिन एक के रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम था रेटिनॉल। वैज्ञानिक का नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से होने वाले रोगों में रतौंधी, जीरोफ्थैलेमिया संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसके जो स्रोत हैं ये गाजर, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जी, मछली का तेल etc। विटामिन बी1, तो बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? ये थायमीन होता है। जल में घुलनशील विटामिन होता है, मतलब बी1 जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी
रोग होता है। इसका जो स्रोत है खमीर, मूंगफली, दाल, दूध और बीन्स के द्वारा इसका स्रोत है कौन? खमीर, दूध हुआ, मूंगफली, बीन्स और दाल। और B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। B2 का रासायनिक नाम जो है ये राइबोफ्लेविन है। जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से त्वचा तथा जीभ का फटना, मुंह में छालों का बनना, आँख का लाल होना, इस बीमारी को क्लोसिस भी कहते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं यकृत, दूध, पनीर, हरी सब्जियां और खमीर जो हैं ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनामाइड होता है। रासायनिक नाम नियासिन होता है, जिसका नियासिन या निकोटिनामाइड जल में घुलनशील विटामिन होता है। रोग पेलाग्रा के द्वारा त्वचा में दाद हो जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, त्वचा, दाद हो जाता है। स्रोत जो हैं मांस, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, दूध, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। जल में घुलनशील विटामिन है। ये रोग हो जाता है बालों का सफ़ेद होना, शारीरिक दर्द जो होता है ये विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं दूध, खमीर, मूंगफली, टमाटर, शहद, ये इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम वाइरिडॉप्सिन होता है। वाइरिडॉप्सिन जो जल में घुलनशील विटामिन, इसके रोग जो होते हैं एनीमिया और ड्रामेटाइट्स, त्वचा रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग है। इसके प्रमुख स्रोत में आता है दूध, मांस, मछली, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। विटामिन B7 की कमी से होने वाला या इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। जल में घुलनशील विटामिन है और रोग जो है बालों का गिरना और मंदबुद्धिपन, लकवा जैसे लक्षण होते हैं। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है बालों का झड़ना, मंदबुद्धिपन, लकवा जैसे लक्षण होते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है अंडा, मूंगफली, बीन्स, यकृत, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B9 अथवा B10 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। जल में घुलनशील विटामिन है। रोग की बात किया जाए तो इसमें मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत में आता है सब्जी, दूध, केला, यकृत और सोयाबीन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। जल में घुलनशील है और इसके रोग जो होते हैं प्रणासी एनीमिया, बर्निंग फ्रीट सिंड्रोम हो जाता है। प्रमुख स्रोत में आता है अंडा, मछली, यकृत, दूध, सब्जियां इत्यादि। विटामिन C जो है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। विटामिन C को गर्म करने पर विटामिन C नष्ट हो जाता है। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। जल में घुलनशील रोग जो होता है स्कर्वी, मसूड़ों का सड़न, ये विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। इसके प्रमुख स्रोत हैं खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नींबू और संतरा, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स हो जाता है। ये बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक ये वयस्कों में होता है। रिकेट्स बीमारी जो होता है ये बच्चों में इसकी कमी से, और पुरुषों में जो वयस्क हो जाते हैं उनमें ये ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, दूध, अंडा, सूर्य का प्रकाश जो है ये इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन और रोग जो होता है संतान पैदा करने की क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन E की कमी से संतान पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है।
जिसे इसका प्रमुख स्रोत है गेहूँ, चना, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नैप्थाक्विनोन होता है, जिसका वसा में घुलनशील है। इसके रोग हीमोफीलिया शाही रोग कहलाता है। इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसे हम शाही रोग भी कहते हैं। रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थप्पा नहीं बनता है, वही रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके प्रमुख स्रोत में बात करें तो गेहूँ, टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ और गन्ना इसके प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हमारे शरीर का एक मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये हमारे शरीर का प्रमुख ऊर्जा उत्पादक यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य घटक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके प्रमुख घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है, अर्थात 1:2:1 में होता है। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट लगभग 60% होता है। वही इसके प्रमुख स्रोत में अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दूध, आलू, केला, चुकंदर और शहद इसके प्रमुख स्रोत हैं। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में तथा पौधों में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च अथवा मंड के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर को मुख्य ऊर्जा उत्पादक जैविक होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य घटक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट लगभग 60% और इसका प्रमुख स्रोत है अनाज में जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दूध, आलू, कला, चुकंदर और शहद आते हैं। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में, पादपों में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च अथवा मंड के रूप में संग्रहित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये 3 प्रकार का होता है। एक है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और अलिगो या पॉलीसेकेराइड, ये 3 प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोस, फ्रक्टोस और राइबोस आता है और डाइसेकेराइड के अंतर्गत लैक्टोस, सुक्रोस और मोल्टोस आता है। और पॉलीसेकेराइड या अलिगो में ये ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोस आते हैं। इसमें शुगर नहीं होता है। और मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में शुगर की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट भी अगर ये शर्कराएँ अर्थात शुगर और अशर्कराएँ नॉन शुगर के आधार पर भी 2 भागों में बांट सकते हैं। तो जो शर्कराएँ होते हैं ये स्वाद में मीठी होती हैं, लेकिन अशर्कराएँ जो नॉन शुगर होता है ये स्वाद में मीठी नहीं होती है। शर्कराएँ सभी मोनो तथा डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वही अशर्कराएँ सभी अलिगो तथा पॉलीसेकेराइड शर्कराएँ होती हैं। शर्करा जो होती है सबसे मीठी शर्करा ये फ्रक्टोस होती है। सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोस होती है, जैसे शहद। अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा यकृत ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसे यकृत तथा पेशियों में संग्रहित करता है और यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोज होता है और इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए, अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा यकृत ग्लाइकोजन में बदल देता है और यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित करता है। ये प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलने की प्रक्रिया लियोजेनेसिस कहलाता है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलने की प्रक्रिया जो होती है ये लियोजेनेसिस कहलाता है। किसी वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यक्ति या किसी वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कागज़ तथा ऊन
शुद्ध सेलुलोज होते हैं और सेलुलोज का एक अणु अपघटित होकर के ग्लूकोज के 3000 अणु प्रदान करता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज को एक अणु अपघटित होकर के ग्लूकोज के 3000 अणु प्रदान करता है। कागज तथा ऊन शुद्ध सेलुलोज होते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है और अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलने की प्रक्रिया लियोजेनेसिस कहलाता है और अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा यकृत ग्लाइकोजन में बदल कर इसे यकृत तथा पेशियों में संग्रहित करता है और यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन शब्द जो है ये मुल्डर के द्वारा 1838 में दिया गया था। प्रोटीन शब्द मुल्डर के द्वारा 1838 में दिया। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ये प्रोटियोज शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है अधिक महत्वपूर्ण। प्रोटीन मुख्यतः ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का यौगिक होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत में सहायक होता है। प्रोटीन का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा अमीनो अम्लों के रूप में होता है। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन शब्द जो है, प्रोटीन शब्द की खोज मुल्डर के द्वारा 1938 में किया गया था। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटियोज शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है अधिक महत्वपूर्ण। और प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिक होता है। प्रोटीन हम शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत में सहायक है। प्रोटीन का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा अमीनो अम्लों के रूप में होता है। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। शरीर के द्वारा अमीनो अम्ल 10 होता है। शरीर के द्वारा अमीनो अम्ल जो होते हैं ये 10 होते हैं। भोज्य पदार्थ शरीर के द्वारा अमीनो अम्ल 10 होता है। भोज्य पदार्थ निर्मित अमीनो अम्ल 10 होते हैं। भोज्य पदार्थ के द्वारा निर्मित अमीनो अम्ल 10। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं राइबोसोम्स को छोड़ करके। सभी एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन होते हैं ये अगर राइबोसोम्स को छोड़ करके। प्रोटीन को 1 ग्राम से लगभग 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। मतलब प्रोटीन के 1 ग्राम से 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत में मूंगफली, सोयाबीन, दाल, दूध, मछली, अंडा, मांस, समुद्री भोजन आता है जो प्रोटीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग 15% ही होता है। अमीनो अम्ल 2 प्रकार का होता है जैसे कि एक आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल के आधार पे। तो आवश्यक अमीनो अम्ल ये हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं होते, इन्हें बाह्य भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं होता, इन्हें हम बाह्य भोज्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त करते हैं जैसे कि लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन जो होते हैं ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो बाहरी संश्लेषित या बाह्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल इनका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है, इन्हें बाहर से प्राप्त नहीं करने की आवश्यकता होती है। ये जैसे कि ग्लूटामीन, प्रोलाइन और टायरोसिन जो होते हैं ये बाह्य अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण। प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण जैसे कि क्वाशियोरकर ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। कुपोषण हो जाता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से। इसके प्रमुख लक्षण हैं शारीरिक वृद्धि में कमी, पैरों का मोटा होना, ये
क्वासियोरकर के द्वारा हो जाता है। मेरास्म जो होता है ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और इसके प्रमुख लक्षण मानसिक कमी, शारीरिक कमजोरी, पतले पैर, झुर्रीदार त्वचा हो जाता है। मोटापा, प्रोटीन के अधिक ग्रहण से मोटापा होता है। लक्षण हैं, इसके प्रमुख लक्षण हैं उच्च रक्तदाब, हृदय रोग इसके प्रमुख लक्षण हैं। आइए वसा और फैट के बारे में जानते हैं। ये वसा अम्लीय तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होता है। मतलब जो वसीय अम्ल होता है ये वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल यौगिक होते हैं, ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन का यौगिक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं। मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं कौन? वसा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं। संतुलित आहार में वसा का प्रतिशत 25% होता है। वसा जल में अघुलनशील, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। वसा जो है जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होती है। वसा के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर वसा दो प्रकार का, जंतु वसा और वनस्पति वसा, ये दो प्रकार के वसा होता है। जंतु वसा में जैसे कि पनीर हुआ, मक्खन, दूध, मांस, अंडा, घी और मछली जो हैं ये जंतु वसा हैं जो जंतुओं से प्राप्त होता है। वही वनस्पति वसा ये वनस्पति से प्राप्त होगा अर्थात पेड़ पौधों से, जैसे कि नारियल, मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी और बादाम जो हैं ये वनस्पति वसा है। वसीय अम्ल अगर देखा जाए कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल और अधिक मात्रा में असंतृप्त वसीय अम्ल। तो ये दो प्रकार का वसीय अम्ल है, एक संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल ये सभी जंतु वसा और ये सभी वनस्पति वसा होता है। संतृप्त वसीय अम्ल जो है सभी जंतु वसा सामान्यतः कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। वही अगर अधिक मात्रा में असंतृप्त अवस्थाएं होती हैं जो सभी वनस्पति वसा हैं। यहाँ पे खनिज के बारे में जानते हैं। खनिज क्या है? धातुओं, अधातुओं तथा उनके लवणों को खनिज कहा जाता है। धातुओं, अधातुओं तथा उनके लवणों को खनिज कहा जाता है। यह ऊतक के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ होता है। खनिज क्या है? ये ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ होते हैं। साथ ही साथ ये एंजाइम तथा विटामिन के भी प्रमुख घटक होता है। ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अर्थात जो खनिज हैं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम यानी पोटेशियम के बारे में समझते हैं। सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण में तथा तंत्रिकाओं में इन पेशियों के बीच सूचनाओं को विद्युतीय आवेशों के रूप में संचालन में मदद करता है। सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण तथा तंत्रिकाओं एवं पेशियों के बीच सूचनाओं के विद्युत आवेशों के रूप में संचालन में मदद करता है। पोटेशियम ग्लूकोजन तथा प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। नमक, दूध, हरी सब्जियां ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो सोडियम क्या है? सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण तथा तंत्रिकाओं एवं पेशियों के बीच सूचनाओं को विद्युत आवेशों के रूप में संचालन में मदद करता है। पोटेशियम ग्लूकोजन प्रोटीन और संश्लेषण में ये सहायक होते हैं। क्लोरीन जो ये है ये हाइड्रोक्लोरीन के संश्लेषण में मदद करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के संश्लेषण में मदद अर्थात HCl के संश्लेषण में मदद करता है। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बना कर रखता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है तथा भूख कम लगती है। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन तथा भूख कम लगना। इसके प्रमुख जो स्रोत हैं क्लोरीन के नमक, दूध, मांस और समुद्री भोजन जो होता है इसके प्रमुख स्रोत हैं। मैग्नीशियम
यह एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। मैग्नीशियम एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है और मैग्नीशियम हड्डियों तथा दांतों का घटक होता है। इसकी कमी से उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। अनाज, दूध, घी, सब्जी आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। सल्फर, यह प्रोटीन एंजाइमों तथा सह एंजाइमों का एक प्रमुख घटक होता है। सल्फर जो होते हैं ये प्रोटीन एंजाइमों तथा सह एंजाइमों का एक प्रमुख घटक है। इसकी कमी से प्रोटीन के उपापचय की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसकी कमी से जो है इसकी कमी से प्रोटीन जो के उपापचय की प्रक्रिया प्रभावित होती है। स्रोत जो हैं दूध उत्पाद, मांस, सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। उपापचय जो है शरीर में होने वाली ये जैव रासायनिक अपक्रिया होती है। उपापचय क्या है? ये शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अपक्रिया होती है। कोबाल्ट CO, यह विटामिन B12 का प्रमुख घटक होता है और RBC के निर्माण में सहायक होता है। कोबाल्ट, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कोबाल्ट की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं ये दूध, पनीर, मांस, खमीर जो हुआ इसके प्रमुख स्रोत हैं। फ्लोरीन ये इनेमल तथा दांत क्षरण को नियंत्रित करता है। फ्लोरीन जो होता है या इनेमल तथा दांत क्षरण को नियंत्रित करता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर फ्लोरोसिस बीमारी होती है जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा दांत का क्षरण होता है। स्रोत जो है दूध, पेयजल, समुद्री भोजन आदि इसके प्रमुख स्रोत में आते हैं। जैसे कैल्शियम हमारे शरीर, हमारे हड्डियों, कैल्शियम जो होता है ये हमारी हड्डियों तथा दांतों को दीर्घ घटक होता है। ये रुधिर स्कंदन तथा पेशीय संकुचन में सहायक होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। स्रोत अगर बात करें, स्रोत इसके हैं दूध, मांस, चना, सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। आयोडीन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण में सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण में सहायक होता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, अर्थात आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसके प्रमुख स्रोत में मछली, नमक, समुद्री भोजन जो होते हैं ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। फास्फोरस को P से निरूपित किया जाता है। ये दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम के साथ उपस्थित होता है। दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम के साथ उपस्थित होते हैं। ये DNA, RNA तथा ATP का प्रमुख घटक होता है। इसकी कमी से उपापचय प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इसकी कमी से उपापचय प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। स्रोत हैं पनीर, अंडा, दूध, मांस और सब्जियां जो हैं इसकी प्रमुख स्रोत हैं। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। इसकी आवश्यकता महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, गैस जैसे पालक, मेथी, दूध ये इसके प्रमुख घटक होते हैं। तो आयरन क्या है? आयरन हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इसकी आवश्यकता महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी, दूध आदि। जनन और प्रजनन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 याद भी हो जाएगा। नोट्स को जिस तरह से बार बार रिवीजन करते हैं ऐसे ही इस वीडियो को बार बार देखने से आपका सारे टॉपिक्स क्लियर हो सकते हैं। और इसलिए आप इसे बार बार देखें और शेयर कीजिए जो अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम मिलते हैं नई क्लास में अगले दिन। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें। नमस्कार।